नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी यूपी कैबिनेट की। इसके बाद उत्तराखंड में जारी अलर्ट की खबर आपको दिखाएंगे। फिर हम आपको बृजभूषण शरण सिंह केस के बारे में बताएंगे और इसके बाद अलीगढ़ की भी धर्मांतरण की एक खबर से रूबरू करवाएंगे और आखिरी में गाजियाबाद में हनी ट्रैप की खबर से भी आपको वाकिफ कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक लोक भवन में बुलाई गई थी। इस दौरान कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। तो लोक भवन में यह बैठक थी, काफी देर तक ये बैठक चली थी और 17 प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको मंजूरी मिल चुकी है। इसमें तो बिजली प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रदेश में 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगेंगे, ये इस प्रस्ताव में लिखा गया है। और एनटीपीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। सोनभद्र के ओबरा में 2 पावर प्लांट स्थापित होंगे। ये यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। ओबरा जी के नाम से स्थापित होगा पावर प्लांट और पहला प्लांट 5 महीने में स्थापित होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। दूसरे प्लांट की 56 महीने में स्थापित होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो तमाम वो प्रस्ताव है जो आपके साथ साझा करें। देखिए, प्रदेश में 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगाए जाएंगे और यूपी सरकार और एनटीपीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा। सोनभद्र के ओबरा में 2 पावर प्लांट स्थापित होंगे। इसी के साथ ये यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। बता दें कि ओबरा जी के नाम से स्थापित होगा ये पावर प्लांट और इसी के साथ ये तमाम प्रस्ताव है जिन पे मुहर लग चुकी है। और लगभग अगर इसके कीमत की बात की जाए तो लागत जो है वो 18,000 करोड़ की लागत जो है इस प्लांटों को लगाने के लिए बताई जा रही है। और इसी के साथ बता दें कि बिंदुवावासिनी कॉरिडोर के विस्तारीकरण का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ यूपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियम पाठक। प्रियम, कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर लग चुकी है। सबसे पहला प्रस्ताव तो यही अहम माना जा रहा है जो कि 2 पावर प्लांट लगाए जाने हैं। बिल्कुल सिटी, देखिए आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में अलग अलग विभागों के कुल 17 प्रस्ताव जो थे उनको आज कैबिनेट में जो है वो मंजूरी दी गई है। जिसमें सबसे अहम है वो यूपी पावर कॉरपोरेशन का है, जिसमें 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जाएंगे। एनटीपीसी के साथ में मिलकर ये प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। पहला जो प्लांट है वो 50 महीने में बनकर तैयार होगा और दूसरे प्लांट के लिए 56 महीने का समय जो है वो अभी निर्धारित किया गया है। और उसके जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली खपत है उसकी वजह से जो पावर कट की एक समस्या बार बार आती है उससे बड़ी संख्या में निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं इसके जरिए सस्ती बिजली भी जो है वो उसका भी उत्पादन होगा और साफ तौर पर उसका फायदा उपभोक्ताओं को भी देखने को मिल सकता है। 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से रेट में कमी जो है वो आने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। और आज जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने ब्रीफिंग की और उन्होंने बताया कि इसके जरिए पूरा प्रयास होगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन जो है वो किया जाए ताकि उसका लोगों को बेहतर फायदा मिल सके। गर्मी के दिनों में जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, जब पारा 43 और 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था, तो उस समय लगातार जो कह सकते हैं बिजली कटौती है वो एक बड़ी समस्या बनकर उभर के सामने आई। कहीं ना कहीं उससे निजात मिले लोगों को और उसी के लिए एक ये बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर कह सकते हैं इसकी शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट ने आज इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों ही पावर प्लांट जो हैं वो बनकर तैयार होंगे और उसको लेकर जो तैयारी है वो जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश भी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर जो है मिर्जापुर में, उसको लेकर भी आज कैबिनेट में जो है वो मंजूरी दे दी गई है। यानी कि वहां पर जाने का जो मार्ग है उसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव को आज रखा गया था, उसको भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरीके से कुशीनगर में चूंकि अभी तक कोई भी बंदीगृह नहीं बना हुआ है, तो ऐसे में 1000 कैदियों की क्षमता वाले बंदीगृह को भी बनाने की अनुमति आज इस कैबिनेट बैठक में जो है वो दे दी गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग विभागों के कुल 17 प्रस्ताव जो है उनको मंजूरी मिली है और उनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कैबिनेट के अंदर उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी और उसके अंदर ये अलग अलग विभागों के जो 17 प्रस्ताव थे वो पास हुए।
जी बिल्कुल, 17 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है और जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियम तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड में लगातार जारी भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट मोड में है। सोमवार शाम को वो अचानक आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और बारिश के कारण प्रदेश में मौजूदा हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल ये रेड अलर्ट सभी 13 जिलों के लिए अगले 48 घंटे के लिए जारी किया गया है, जिसको लेकर संवेदनशील क्षेत्रों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। वहीं सभी जिलाधिकारी को भी भारी बारिश को लेकर जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में सूबे के मुखिया जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक मसले में सूबे के मुखिया एक्टिव नजर आते हैं और इसी संदर्भ में देखिए भारी बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है और ऐसे में जो जल का तांडव है वो देवभूमि से वो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और इस बीच एक्टिव होते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और बीते दिन मुख्यमंत्री पहुंचे थे एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में और ऐसे में उन्होंने पहुंच के तमाम जायजा लिया था। एसडीआरएफ के ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं और ऐसे में पहुंच के उन्होंने ये जायजा लिया था। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और मुख्यमंत्री की एक्टिवनेस भी आप तक पहुंचा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय केंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, हर मसले पे वो एक्टिव होते हुए दिखते हैं और यही कारण है कि देवभूमि में ये जो जल का तांडव देखने को मिल रहा है उसमें अब कंट्रोल पाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समय स्वयं कमान यहाँ पर संभाली हुई है। जिस प्रकार से भारी बारिश को लेकर जगह जगह आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है, भू धसाव यहाँ पर हो रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। भूस्खलन के चलते कह सकते हैं कि जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर कई ग्रामीण सड़कें अब तक अवरुद्ध यहाँ पर हो चुके हैं। उन सब चीजों से किस प्रकार से निपटा जा सकता है उसके लिए अधिकारियों को लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आज देहरादून में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण यहाँ पर किया जहाँ पर जल भराव जैसी समस्याएं सबसे ज्यादा आती है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस आपदा के सीजन में लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, स्वयं कमान संभाल रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जो आम जनता है उसकी समस्याएं दूर हो सके, जो उनकी परेशानियां, उन परेशानियों का समाधान यहाँ पर किया जा सके। वो जिस रूप में भी यहाँ पर अधिकारी काम कर सकते हैं उस रूप में यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व ही समझा जा सकता है कि इस आपदा के टाइम में भी मुख्यमंत्री 24 घंटे ये कह सकते हैं कि लगातार अलर्ट मोड पर है और उनकी तरफ से अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री के हिदायत के बाद ही कह सकते हैं कि चाहे आपदा कंट्रोल रूम हो या फिर दूसरी आपदा में लगी टीमें हो, वो सजगता के साथ यहाँ पर काम कर रही है। जहाँ पर भी आवश्यकता होती है, जहाँ पर भी जनता की शिकायतें आती है या आपदा से जुड़ी हुई कोई सूचना मिलती है तो वहाँ पर तत्काल राहत के बचाव के काम शुरू किए जाते हैं। जो बंद सड़कें हैं उन सड़कों को खोलने का काम इस समय किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की जो जेसीबी मशीन है वो चाहे निजी हो या दूसरे विभागीय हो, उन सभी को इस कार्य के लिए यहाँ पर लगा दिया गया। 300 से ज्यादा जेसीबी मशीनें सड़कों पर लगा दी गई है। जो भूस्खलन वाले क्षेत्र संभावित जगह वहां पर जो सड़कें अवरुद्ध हुई हैं उनको खोलने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़कर स्वयं आकर इस समय नेतृत्व कर रहे हैं और उसी नेतृत्व कमाने के अधिकारी कर्मचारी भी त्वरित रूप में धरातल पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धरातल पर काम हो रहा है, एसडीआरएफ की टीम जगह जगह तैनात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए केस चलाए जाने और सजा के हकदार है। वहीं इस पर अब सियासत तेज हो चुकी है और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये मामला शांत होते हुए बीच में नजर आया था लेकिन ये मामला अब और भी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है इस वक्त। क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर आपके पास?
देखिए स्वीटी, बिल्कुल भारतीय पहलवानों से जुड़ा यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने आज चार्जशीट एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो जांच चल रही थी, उस जांच को एक बार फिर से दोबारा जो है दिल्ली पुलिस चलाना चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 6 पहलवानों के द्वारा जो यौन उत्पीड़न का जो मामला था, उस पर जो है कंटिन्यू कोर्ट के द्वारा जब मुकदमे दर्ज कराए गए थे ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन बता दें कि जो धारा थी 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354 ए यौन उत्पीड़न, 354 डी पीछा करना आरोप ब्रजभूषण के खिलाफ लगाए गए थे। लेकिन बता दें 13 जून में जब चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने पेश की गई थी, तो लेकिन उस समय उनको जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब फिर से दोबारा ब्रजभूषण के खिलाफ जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन जो पहलवान जो इनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, उनकी कहीं भी झलक नहीं नजर आ रही है इस पूरे मामले में। वो एकदम डिएक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है नितिन? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से यौन उत्पीड़न वाले मामले में पहलवानों ने धरना प्रदर्शन दिया था दिल्ली के जंतर मंतर पे, लगातार पहलवानों ने अपने मेडल भी जो है गंगा में बहाने का प्रयास किया था। लेकिन जो किसान नेता थे, उन्होंने जो है पहलवानों को मनाने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन अब दोबारा से जो है जांच शुरू हो गई है। लेकिन पहलवानों को कहना था कि आखिरकार जब तक जांच शुरू नहीं होगी तो पहलवान जो है लगातार कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले की बात की जाए, जब ब्रजभूषण को कोर्ट में पेश कराया गया, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। दाखिल करने के बाद में जो है कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने दोबारा से चार्जशीट में जो है एक उनका खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि उनके जो ड्राइवर हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उन सबको जो है कोर्ट में एक बार दोबारा से पेश किया जाएगा। ब्रजभूषण के खिलाफ दोबारा से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि उन्हें जो है जेल भी हो सकती है, जो सजा उसमें बुलाई भी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का जो मामला था लगातार होता है उनके से पहलवानों के साथ में हो रहा था, तो उसको देखते हुए पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब फिर से दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि चार्जशीट में भी छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया गया था। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने जो है दोबारा से ब्रजभूषण को जो है कोर्ट के लिए बुलाया गया है। जी बिल्कुल, और पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ तौर पे कह दिया है कि जो यौन शोषण के आरोप लगे थे ब्रजभूषण पे, वो सही आरोप लगे थे। यानी कि अब ब्रजभूषण साफ तौर पे अपने उन आरोपों को नजरअंदाज करते हुए नजर नहीं आ सकते। देखिए बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो बताया था कि उस समय की यौन उत्पीड़न का जो मामला था, जब पहलवानों ने कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था ब्रजभूषण के खिलाफ, जब ब्रजभूषण साफ तौर पे कहते थे कि आखिरकार जो मुकदमा मेरे जो पहलवान है यौन उत्पीड़न के मामले में जो मेरे पीछे कर रहे हैं और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, यदि वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण साफ तौर पर बयानबाजी जो कर रहे थे मीडिया के सामने लगातार, लेकिन अब फिर से ये मामला खुलता हुआ नजर आया है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो है चार्जशीट में दाखिल करने की जो बात कही थी दिल्ली पुलिस ने, कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसमें एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यौन उत्पीड़न के मामले में पहलवानों लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर पर बैठ के कर रहे थे, तमाम राजनीतिक पार्टियां पहलवानों के साथ में मैदान में उतरी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज फिर से दोबारा दिल्ली पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा कराया और कहा है कि जो उनके सहयोगी इंतजार है कि ब्रजभूषण मीडिया के सामने आए या सामने आए और अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ होने के बाद जांच में धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड 10 साल पूर्व AMU से BDS की पढ़ाई करने वाला हिंदू छात्र सौरभ निकला, जिसने 10 साल पहले AMU के हादी हसन हॉस्टल में रहते हुए धर्मांतरण किया था। AMU के हॉस्टल में कराए गए धर्मांतरण के बाद उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया था और हिंदू छात्र सौरभ आज धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला बन गया है। तो वहीं AMU के पूर्व BDS छात्र और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ने जमात गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए AMU को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जमाती गतिविधियों को लेकर सवालिया निशान खड़े करने वाले पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर निशीश शर्मा ने SSP को प्रार्थना पत्र देते हुए AMU के हॉस्टल में होने वाली जमात गतिविधियों को लेकर जांच कराते हुए कार्रवाई करने के निर्देश की मांग की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये पूरा मामला आखिर है क्या कि 10 साल से ये मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, जो धर्मांतरण कराता है, वो खुद एक हिंदू है? 5 लोगों को गिरफ्तार किया था धर्मांतरण के मामले में, जिनमें से एक जो आरोपी अब्दुल्ला और सौरभ, जो कि पहले हिंदू था, 10 वर्ष पहले ये AMU से BDS कर रहा था, और उसके साथ में डॉक्टर निशीश शर्मा जो कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता है और अभी प्रैक्टिस करते हैं अलीगढ़ में, उन्होंने इस पूरी मामले की जानकारी जो है पुलिस को दी है काफी तथ्यों के साथ में। उनका कहना है कि उन्होंने पहले जो AMU प्रशासन है उसको भी इसकी जो जांच के लिए बोला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वही उनका साफ तौर पर आरोप है कि खाली राज्य नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एवं परिसर में बाहर से लोग आते हैं और धर्मांतरण का जो काम है बहुत बड़े रूप में चल रहा है। जी, क्या कुछ जानकारी पुलिस को अभी तक मिल पाई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एसएसपी को ज्ञापन सौंप दिया गया है कि ये जांच की जाए, जांच आगे बढ़ाई जाए। बिल्कुल, एसएसपी को जो ज्ञापन दिया गया उसमें साफ तौर पर मांग की गई है कि उनको जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे जो प्रशासन है उसका पूरा कोई विश्वास नहीं है, इसलिए ये जो अब जो उन्होंने एसएसपी को और जो जिला प्रशासन है उससे मांग की कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। वहीं एसएसपी ने भी डॉक्टर नीतीश शर्मा से ये कहा है कि मामले की जांच के उन्होंने टीमें गठित करती है और जल्दी जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जांच कितने आगे तक बढ़ेगी या जांच हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय में तैनात नवीन पाल का हनी ट्रैप में एक महिला जाल में फंसाकर उससे गोपनीय दस्तावेज मंगा लिए। नवीन जिस महिला को कोलकाता का अंजलि समझकर उसको दस्तावेज भेज रहा था, दरअसल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि वो आईएसआई की कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकती है। बात यही नहीं रुकती, उसने नवीन पटेल से जानकारी लेने के लिए बता दें कि 80,000 से ज्यादा रुपए भी दिए हैं जानकारी लेने के लिए, और ऐसे में पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। तो हनी ट्रैप का ये पूरा मामला है, इसको लेकर गृह मंत्रालय के एक कर्मचारी को फंसाया गया है और जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि हनी ट्रैप का ये पूरा मामला है और पाकिस्तानी से आईएसआई से ये महिला के तार जो है वो जुड़े हुए हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि आईएसआई के ये कर्मचारी भी हो सकती है। और ऐसे में बता दें कि 80,000 से ज्यादा पैसे देकर ये पूरे पेपर जो है वो मंगाए गए हैं, और इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। गृह मंत्रालय के इस कर्मचारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटते हुए नजर आ रही है। मामला गाजियाबाद का है, हनी ट्रैप का ये पूरा मामला है, और ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर हनी ट्रैप के ऐसे मामले पे कब लगाम लगेगी, कब सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ये मामला कब का है, कब से ये शुरुआत हुई थी और कहां जाकर इसका खात्मा हुआ? देखिए, काफी दिनों से जो देश की सुरक्षा है वो इस पर निगरानी रखी हुई थी, और निगरानी रखते रखते गाजियाबाद में इसके सिम्टम्स मिले, और गाजियाबाद में जब इसके तार खुले दिखाई दिए तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को कहीं ना कहीं ट्रैक पे लगाया गया और उसके बारे में जानकारी जुटाई गई, जिस बारे में इसको पता लगा कि वो जो देश के दस्तावेज हैं, गृह मंत्रालय के दस्तावेज हैं, उनको पाकिस्तान भेजने में कहीं ना कहीं इसकी भूमिका निभा रहा था। और उसमें एक महिला है जो अंजलि नाम की, जो कोलकाता से बिलोंग करती है, ऐसा उसका मानना था, ऐसा उसका कहना था कि उस महिला से वो जुड़ा हुआ था, जिसके बदले में वो उसे काफी पैसे भी देती थी। हालांकि अब तक बताया जा रहा है उसने 85,000 रुपए उसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं, जिसके माध्यम से वो उसके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को पाकिस्तान भेज रहा था, जिसकी जानकारी जो पुलिस को, गाजियाबाद पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रेस करने में पता लगी है। तो वो सारे जो दस्तावेज थे, जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्ट कर रहे हैं और कराची में इसकी लोकेशन सेट हुई है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो लोकेशन जिस तरीके से देखी गई है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वो पाकिस्तान की आईएसआई की कोई अधिकारी भी हो सकती है, कोई कर्मचारी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गाजियाबाद के जो ये तार सारे पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी संदिग्धता भूमिका उसमें दिखाई दी और उसको अब पुलिस पूछताछ कर जेल भेज दिया है। जी, तो क्या नदीम, शुरुआती दिनों में जब बातचीत हो रही थी कर्मचारी और उस महिला के बीच में, तब उसको शक नहीं हुआ थोड़ा सा भी? देखिए, उस महिला की कहीं ना कहीं वो उस महिला ने उसको हनी ट्रैप के जाल में फंसाया। उसको जाल में फंसाने के बाद वो उसके जाल में ही फंसा रहा। जिस तरीके से महिला बोलती रही, उसने उसको दस्तावेज देता रहा, काफी अहम जानकारी जो है उसने वो दी है, जो कि पुलिस सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन जानकारियों को नहीं बता रही है कि क्या क्या जानकारी उसने दी है। हालांकि कुछ जानकारियां हमें सूत्रों द्वारा पता लगी है, जो कि G20 का कोई मामला था, उसको लेकर भी उसकी फाइलें हैं। कुछ गृह मंत्रालय की जो फाइलें हैं उनकी भी फोटो खींचकर भेजी है। हालांकि ये सब चीज व्हाट्सएप पे चैटिंग होकर पता लग रहा था कि व्हाट्सएप के माध्यम से ही वो सब कुछ भेज रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा एजेंसी है उसको कहीं ना कहीं शक था कि कोई देश की जो गतिविधि है, देश की जो चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर भेजा जा रहा है। जिसका पता लगाने के लिए उन्होंने जो शख्स है, इससे कहीं ना कहीं इसकी फोन कॉल डिटेल है उसको खंगालना शुरू किया, और उसको खंगालने के बाद उस पर कहीं ना कहीं शक जाहिर हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया इसमें, और उसके फोन को जब्त किया गया, जो कि इसका एप्पल का फोन है, और कुछ पेपर्स भी हैं, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स है, उनको भी अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने काफी बड़ा जो मामला था वो कहीं ना कहीं देश से जो और भी जुड़े मामले थे उनको भी कहीं ना कहीं बाहर भेज सकता था, इससे बड़ा नुकसान हो सकता था।
जी बिल्कुल, लेकिन बात की जाए तो क्या गृह मंत्रालय के इस कर्मचारी की देखिए गिरफ्तारी तो हो चुकी है, आगे किन किन धाराओं के तहत इस पे कार्रवाई होगी? बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जानकारी मिली है कि इस पर अभी और भी जांच चल रही है, जांच के बाद ही इस पर पता लग पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। एनएसए की कार्रवाई से ही कहीं ना कहीं इस मामले का पूरा जो ब्यौरा है वो देखा जाएगा। जिस तरीके से जानकारियां बाहर भेजा जा रहा था, ये बड़ा अपराध है, तो कहीं ना कहीं इस पर एनएसए की जो कार्रवाई है वो होती है। फिलहाल इस पर अभी कहना मुश्किल है, जांच का विषय भी चल रहा है। जी बिल्कुल, जांच का विषय अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या जो तार पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं वो ठीक तार है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।